हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन स्ट्रेट लाइन में और आज अपना फोर्थ क्लास होगा स्ट्रेट लाइन का। तो लास्ट क्लास में अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, दैट इज आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज भी अपन कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आ रहे हो क्लासेस तो प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग जाके ज्वाइन हो जाना। जितने भी अपडेट्स हैं आपको WBJ रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे आपको क्वेश्चन से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने जो सीखा था उसको अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे उसके क्वेश्चन से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीख रहे थे, लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक बहाना था। जो अपन का मेन काम उससे जो होगा ना वो कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो जब भी क्वेश्चन में फाइंड कोऑर्डिनेट देख लो तो जरूर पैरामेट्रिक फॉर्म सोचो। सोचना है, कंफर्म नहीं होना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट और भी बहुत तरीके से निकल सकते। कंफर्म कब होंगे सर अपन? ठीक है, कंफर्म तब होंगे जब तीन बातें पता हो अपन को। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट की स्टार्ट कहां से करना है और जहां तक जाना है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये बात अगर मेरे को पता, मतलब मेरे को तीन चीज पता हो। स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक की दूरी पता हो, और तीसरा मेरे को एंगल पता हो कि कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म पूरा कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अब अगर देखूं क्वेश्चन को देखूं तो क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है या नहीं, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है आपको। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस बाय पॉइंट एट, एक मिनट अब सुनने की कोशिश कर रहा, क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस बताना है आपको। तो सबसे पहले वाई एक्सिस की बात कर दी तो सबसे पहले वाई और एक्स तो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर उसने एक्सिस की बात कर दी यहां पे ऑन वाई एक्सिस, तो सबसे पहले एक्स और वाई ला लो, वाई एक्स और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, आइए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस बाय अ पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा है, मुझे उसकी कोऑर्डिनेट बतानी है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब भी बनेगी ऐसी बनेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं इस कोऑर्डिनेट को कुछ भी बोल लूं। लेट से मैं इस कोऑर्डिनेट को h, k बोल देता हूं। ठीक है, मैं इसको h, k बोल दिया। ओके, अच्छा आगे की क्वेश्चन पढ़ता हूं। पॉइंट एट 5√2 डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया ना। अगर डिस्टेंस दे दिया तो पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे दिमाग में आ रहा है। फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ y इज इक्वल टू mod x माइनस 2। अच्छा, y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 दिखती कैसी है ये भी मेरे को ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 दिखते हैं आपको ऐसी। y इज इक्वल टू mod x कहीं ऑरिजिन से जाता है, चूंकि इसने -2 की बात की है ना, तो मैं y इज इक्वल टू mod x को पकड़ूंगा और कहीं 2 पे -2 नीचे कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, ठीक, तो पॉइंट एट 5√2 डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये कहीं अपने आप में 5√2 डिस्टेंस है किससे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये वाली लाइन जो मैंने पिंक से ये ड्रॉ की है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन अपने आप में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इसको बोलते हैं सर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हाँ, ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है mod x माइनस 2 को। तो यहां से लेके, चूंकि इसने बात इंटरसेक्शन पॉइंट की है, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5√2 दी हुई है सर। ठीक है, 5√2 दी हुई है। अच्छा, ओके सर, थीटा कैसे निकालो? कितने लोग पता है y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 अगर दिया है, मतलब y की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 में, ये वाली लाइन अपने आप में y इज इक्वल टू x माइनस 2 होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने x को पॉजिटिव ले लिया तो इस साइड, और x को नेगेटिव लेते तो ये वाली लाइन खुलती, इसीलिए y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 ऐसे बनाया। x माइनस 2 ये दिखाया और माइनस x माइनस 2 ये दिखाया। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, तो डायरेक्ट स्लोप बोलो, यहां से स्लोप की वैल्यू बोलो। अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं
सर स्लोप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे थीटा चाहिए होगा ना। अच्छा सर, दूरी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाली पॉइंट कौन सी है ये भी मेरे को बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट बताने के लिए सबसे पहले वाई एक्सिस पे है, तो एक्स को मैं 0 रख दूं। हाँ, एक्स को 0 रखा, फिर वाई किस में रखूं? वाई में इसमें रख देता हूं। एक्स में 0 इसमें रख दूंगा तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट 0, -2 आ जाएगा। तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता है और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की दूरी पता है, वो है 5√2। लेकिन सर एक गड़बड़ है। क्या? उससे तो ये वाला पॉइंट मेरे को मिलेगा ना, p, q, u में ये मिलेगा ना, क्योंकि जो दूरी दी हुई है 5√2 यहां तक की दी हुई है। फिर से समझना, बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बाय अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट द्वारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर मारा गया, ठीक है। तो वो पॉइंट सबसे पहले पता करना पड़ेगा। मेरे को फाइनल आंसर h, k की देनी है, लेकिन सबसे पहले मैं p, q तो बता दूं, क्योंकि जो सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी 5√2 वो p, q तक की दी हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो सर सबसे पहले मुझे p, q बता देना चाहिए। हाँ, तो स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, तो थीटा निकाल लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो थीटा की बात करें तो स्लोप यहां पे हो जाएगा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ x, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x कितना हो गया 1। तो मैंने सिखाया था डायरेक्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो x इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव में, तो माइनस हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट माइनस, ओके। और y का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव, ये माइनस से माइनस खत्म कर दूं तो स्लोप डायरेक्ट 1 आ गया। अगर स्लोप 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आप मना नहीं करोगे, ठीक है। तो मेरे पास तीन चीजें पता चल गई, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की वो है आपको 5√2, और चूंकि वो ऊपर की तरफ है, देखो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, यही नीचे की तरफ इधर कहीं होता इधर तो अपन नेगेटिव दूरी लेते, मतलब -5√2 लेते, ओके। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट बताना मेरे को, स्टार्टिंग पॉइंट कितनी दी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं 0, -2 हुई, क्यों? अरे क्योंकि डिस्टेंस यहां से यहां तक की दी हुई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरी ये, एंडिंग पॉइंट मेरी ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू कहीं मैं लिख दूं 0, -2, ओके। एंडिंग पॉइंट कहीं जो मेरे को निकालना है, ये सभी डेटा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, एंडिंग पॉइंट अगर दूरी यहां तक की दी हुई है तो एंडिंग पॉइंट मेरी पी क्यू होगी, एच के नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पी, क्यू निकालूंगा, और जो मेरा थीटा है वो 45 डिग्री है। तो ये सब देख के तो एक ही तरीका याद आता है, पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओ सर, पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले पी की वैल्यू बताओ, क्या पी की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट का 0 प्लस में आर कॉस थीटा मतलब 5√2, और कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1 अपॉन में √2 लिख दूं, क्योंकि कॉस 45 1 अपॉन √2 होगा, ठीक है। √2 से √2 खत्म हो गया, पी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। क्यू की वैल्यू बताना, क्यू की वैल्यू देखोगे तो क्या -2, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, प्लस में आर साइन थीटा, और साइन 45 भी 1 अपॉन √2 होता है, तो ये √2 से √2 खत्म, 3 आ गया, पी, क्यू 3 आ गया। अब इधर आओ, अगर पी, क्यू 5, 3 है, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये 5, 3 है और ये इसके परपेंडिकुलर h, के, और h, के है y एक्सिस पे, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल के बैठा है कि आपको जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना वो ऑन y एक्सिस है, तो एक कोऑर्डिनेट तो h, के मानना तो मेरी बेवकूफी होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो इस सब की हाइट बराबर होगी, अरे सारे पॉइंट की हाइट बराबर होगी, परपेंडिकुलर है ना, अगर ये इस पॉइंट से यहां तक की परपेंडिकुलर तो सारी हाइटें बराबर होंगी, और सारी हाइट बराबर होंगी तो यहां हाइट 3 है। अरे वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या? वर्टिकल दूरी, ऑरिजिन से मैंने सिखाई थी ना, या फिर एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो एक्स एक्सिस से यहां तक की वर्टिकल दूरी 3 है, चूंकि इसको परपेंडिकुलर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो 3 होगी ना, कहने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, जिसको मैं h, की बोला हुआ था, h तो मैंने देख के बता दिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है ऑन y एक्सिस है तेरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर मेरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और चूंकि मैंने pq बताया 5, 3, चूंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो सारी दूरियां वर्टिकल दूरी बराबर होगी, तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 3 तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 3, तो 0, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। दो लाइनों के बीच का एंगल,
सर एक्स एक्सिस से एंगल तो मेरे को निकालने आता है। कैसे? स्लोप। कोई भी लाइन की स्लोप मतलब होती है एक्स एक्सिस से एंगल। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे इसकी एंगल एक्स एक्सिस से कितनी होगी, तो मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा। और अगर इसका स्लोप निकाल दिया, लेट्स से इसको थीटा 2 बोल दिया। ओके। अच्छा, दो लाइन के बीच के एंगल पूछ रहा है, तो दो लाइन का ये है, जहां टकराएंगे यहां टकरा गए, तो ये दो लाइन के बीच के एंगल ये है, मैं इसको थीटा बोल देता हूं। ठीक है। अच्छा, इसकी पूछेंगे तुम अपनी एंगल बताओ, तो बोलेगा एक्स एक्सिस से मैं थीटा 1 बता सकता हूं। क्या क्या आप निकाल सकते हो? दिमाग लगाओ। क्या आप थीटा 1 निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्यों? अरे क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बनाएगी, इस लाइन की जो भी स्लोप होगी उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। अरे थीटा 1 कैसे निकालोगे? इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, वो लाइन की इक्वेशन तो देगा ही देगा ना, वहां से आप स्लोप निकाल लोगे। मैंने आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 है, तो थीटा 2 भी है आपके पास, निकालना है थीटा। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से यूज आएगा, क्या आपने पढ़ा भी होगा, इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अरे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा तो ऐसे भी सोच सकते हो, ये थीटा 1 ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये 180 माइनस थीटा 1, अरे पाई माइनस थीटा 1। और चूंकि ये ट्रायंगल है, तीनों का सम पाई होता है, तो तीनों को ऐड करके 180 करोगे तो वही चीज होगा। ठीक है। तो वही चीज होगा, मैं क्या लिख दूं, थीटा प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है। अब मेरे को थीटा 1 नहीं पता, मेरे को tan थीटा 1 पता है, मेरे को tan थीटा 2 पता है। तो सबसे पहले मार्केट में tan को तो लेके आओ। अगर मैं tan को लेके आया तो इधर लिखूंगा tan थीटा प्लस थीटा 2। अब एक बच्चा यहां लिखेगा tan थीटा प्लस tan थीटा 2, वैसे नहीं। tan देना तो पूरे में देना होता है, ये पूरा एक एंगल है, प्लस में नहीं है, एंगल है ये। 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो tan लगेगा तो पूरे में लगेगा, मतलब 45 में लगेगा। tan 30 और प्लस tan 50 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। ओके। इज इक्वल टू tan थीटा 1। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको पता है tan थीटा प्लस tan थीटा 2 हो जाएगा tan थीटा प्लस में tan थीटा 2। ओके। tan a प्लस tan b लगा रहा हूं, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा 2। ठीक है। इज इक्वल टू अपना चल रहा है tan थीटा 1। बढ़िया। अच्छा सर, मेरे को तो थीटा चाहिए था, मेरे को तो थीटा चाहिए था, वो कैसे निकालो, सुनना। अच्छा, कितने लोगों को पता है, एक बात अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप मेरे को बता दोगे, ये tan थीटा 2 क्यों लिख रहे हो सर? ये तो अपना m2 है। मतलब अरे वो तो सेकेंड लाइन की स्लोप है, जिसको आप थीटा 2 बोले थे। जिस दिन मैं इसमें tan बनाऊंगा, ये तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप लेट से मैं m2 बोल देता हूं, क्योंकि इसके एंगल को बोला थीटा 2, तो इसको m2 बोल दिया। वैसे ही सर आप इसको m1 भी बोलोगे, इसके स्लोप को m1 बोलोगे। हाँ, तो जिसको आप tan थीटा 2 बोल रहे हो उसको हम m2 से जानेंगे, क्योंकि वो तो मेरा स्लोप है उस लाइन की। अब एक बच्चे ने दिमाग लगा, अच्छा इसका मतलब सर tan कहीं कहां गया, थीटा 1, इसको m1 बोल दो। हाँ, इसको m1 बोल दो। तो लिखने वाला अगली लाइन में पता है क्या लिखेगा, tan थीटा प्लस में m2 अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा इंटू में m2 इज इक्वल टू अपना m1 चल रहा है। ओके। ठीक। अच्छा, अब यहां से देखो तो tan थीटा निकालने जाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करता हूं, गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स गियर में ले आता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे को चाहिए था थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 करके tan लगाऊंगा तो काम बनेगा। हटा हुआ नहीं है मेरे को, मैं तो सोच रहा हूं। यहां से देखो तो पता चला tan थीटा तो बहुत मुश्किल है निकालना। यहां से tan थीटा करूंगा, फिर यहां भी tan थीटा फंसा हुआ है। तो एक काम करता हूं, ये सबको डिलीट करता हूं, मेरे को थीटा चाहिए था। ठीक है। और मेरे पास थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पता है, तो एक काम करता हूं, यहीं से ये काम कर लेता हूं, थीटा को इधर कर देता हूं। यहां पे मेरे पास आसानी होगा कि मैं थीटा को इधर रखूं और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इधर कर दूं। ठीक है। अब मैं tan लगा दूं, मेरे को चाहिए था यही ना tan थीटा, मेरे को तो यही एंगल बतानी है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस तो थीटा ही है। तो tan थीटा कितने लोग पता है, यहां लगेगा tan, तो हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan थीटा, ये खुलेगा तो होगा tan थीटा 1 माइनस का tan थीटा 2। मैं उसको क्या m1 माइनस m2 लिख दूं क्या? हाँ, अपॉन में, अच्छा 1 प्लस में tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 होगा, मैं उसको 1 प्लस में m1 इंटू लिख दूं, m1 इंटू m2। तो ये हो गई मेरी एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला। दोनों लाइन के स्लोप को घटा दो, अपॉन में 1 प्लस में दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दो। दुनिया बोलती है कि इसमें जब भी खेलो ना,
मॉड लगा के खेलो, क्योंकि कल को अंदर वाला इसको बोल देता थीटा 1, फिर अपन कोई करता थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, अपन ने किया थीटा 1 माइनस थीटा 2, कोई थीटा 2 माइनस थीटा 1 करता तो इसलिए मॉड लगा दो, मॉड संभाल लेगा, ठीक है, तो मॉड m1 माइनस m2। चले आगे की कहानी पे बात करते हैं। तो ये एंगल निकल गया, ओके। चले अगली कहानी पे बात करते हैं, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब देखो इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 2 लाइन दे दिए, उसके बीच में एंगल निकालो, वो सब क्वेश्चन तो आप कर लोगे, दोनों का स्लोप निकालोगे और फिर आप एंगल बता दोगे, ठीक है। तो बहुत छोटे क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं, वो डायरेक्टली आप कर लोगे। मैं अच्छे क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा, उससे पहले मेरे को कुछ और टॉपिक करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। मतलब एक लाइन आपको गिवन होगी, और अगर गिवन होगी तो उसकी इक्वेशन गिवन होगी, मतलब इसके बारे में बोला होगा कि इसकी इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप उस लाइन की इक्वेशन बता दो जो इसके पैरेलल है। अच्छा, तो सर लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मेरे को तो एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, या यूं बोलो 2 फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, हाँ, या फिर एक फिक्स पॉइंट और स्लोप दे दोगे तब भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर कोई लाइन है उसके पैरेलल लाइन है तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए होगा, पता है क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइन है ना, तो जितना थीटा एक्स एक्सिस से ये बना रहा होगा उतना ही थीटा तो ये भी बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। दोनों की एक्स एक्सिस से एंगल कितनी होगी? 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हो तब, ठीक है। या यूं बोलूं, अगर कल को ऐसे पैरेलल हो गया तो कोई पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, तो ये बोलना सही होगा कि जितना एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस से उतना ही तो ये भी बना रहा है एक्स एक्सिस से ना, माने दोनों की स्लोप सेम होगी। हाँ, माने पैरेलल लाइन कहने का मतलब सर हुआ ना कि बोथ हैव सेम स्लोप। हाँ, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे होंगे, और अपन स्लोप उसी को तो बोलते हैं, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हो उसी पर तो स्लोप डिपेंड करता है। अच्छा, और सर स्लोप मेरे को पता है कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, माने वो पूरी तरह से एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। और अगर आपने स्लोप सेम बोल दिया तो कहीं ना कहीं एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट सेम बोल दिया, ठीक है, सेम बोल दिया, रेशियो सेम नहीं बोला, सेम बोल दिया। तो मैंने सर यहां तक का पोर्शन ax प्लस बी वाई अगर इस लाइन में है तो ax प्लस बी वाई यहां तक भी होगा, तभी स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो सर बदलना किसको है? सिर्फ कांस्टेंट वाली पार्टी को। तो अगर किसी ने बोल दिया 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन बताओ, तो मैं 3x प्लस 4y प्लस में कांस्टेंट को बदलूंगा प्लस c इक्वल टू 0, और उस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमेशा एक कंडीशन देगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। बोला है सबसे पहले कि इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ, तो मेरे को पता है इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन में एक ही चीज बदलेगी, क्या? अगर इसके पैरेलल लाइन मेरे को निकालना है ना, तो मैं लिखूंगा 3x प्लस में 4y और मेरी कांस्टेंट बदल जाएगी प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंडीशन दी होगी, जब भी कांस्टेंट निकालना होगा तब एक कंडीशन दी होगी। अब देखना कंडीशन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दिया होगा, बोला है कि मेकिंग 24 यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, माने ये जो लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन, ये अपने आप में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 24 डिग्री एंगल, 24 डिग्री एरिया बना रही है। अब आपको एक बात सिखाता हूं, यहीं पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रही है तो कहीं ना कहीं ये डबल इंटरसेप्टेड फॉर्म वाली लाइन है, मतलब ये कहीं ऐसी दिख रही होगी, तभी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया बना रही होगी ना ट्रायंगल। अरे इसकी ट्रायंगल की एरिया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रही हो तो तभी पॉसिबल है जब आप ऐसी लाइन सोच जाओ। हाँ, तो इसके लिए बात करें अपन एरिया की, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। एक वक्त बच्चे को पता चला सर बेस तो अपना एक्स इंटरसेप्ट है, हाँ देखो तो सही, बेस तो अपना एक्स इंटरसेप्ट है, मैं लिखू हाफ एक्स इंटरसेप्ट इनटू हाइट की बात करूं तो सर हाइट तो अपना वाई इंटरसेप्ट है, आप देखो तो सही, यही तो है हाइट, और हाइट तो अपना वाई इंटरसेप्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट होती है हमेशा एक ऐसी लाइन के लिए जो एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना दे। एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना है, उस दिन मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट होता है। मतलब सर मेरे को पूरी कहानी में इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना चाहिए। हाँ, वो कैसे निकलता है वो लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। क्या बोला था? 3x प्लस में 4y, सबसे पहले तो c को उधर भेज दो, तो c को मैंने इधर भेज दिया, माइनस प्लस वो अपना संभाल लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा किया
तो सबसे पहले तो मुझे x को अकेला करना होता है और उधर 1 करना है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या x अपॉन में c/3। सोच जाओगे, और सोच जाओ c इधर आया और 3 नीचे चला गया, 1/3 बन के, प्लस में y अपॉन में c/4 इज इक्वल टू 1। सर इधर c प्लस का था, इधर माइनस का क्यों नहीं किया? अरे वो संभाल लेगा, प्लस माइनस वो अपना संभाल लेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 24। मैंने बोला था 24 नहीं, प्लस माइनस 24, इसलिए तो बोला सी संभाल लेगा ये, क्योंकि दो लाइनें आएंगी, ठीक है। अरे इसके पैरेलल लाइन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ओके, तो प्लस माइनस 24 हाफ इंटू में एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, एक्स के जो नीचे होती है वहीं तो मेरा एक्स इंटरसेप्ट होता है, माने सर c/3 इंटू में वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, जो मेरे वाई के नीचे होती है c/4। क्या यहां से c की वैल्यू निकाल लोगे? दो वैल्यू आएंगी c की, तो दो इक्वेशन भी आएंगी, निकाल लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चले मैं आगे मूव करता हूं। तो मैंने क्या सिखाया? हमेशा आपको जब भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछेगी तो एक कंडीशन देगा c निकालने के लिए, नहीं तो आप c कैसे निकालोगे? मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे एरिया दे देगा कि ट्रायंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, तो जब भी ट्रायंगल बनाएगा एक्सिस के साथ तो यही पॉसिबल है ना, तो इस टाइम एरिया क्या होगा? हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट। तो मतलब मुझे इस लाइन की ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेनी चाहिए, तो मैंने निकाल लिया और मैं रख दिया। ओके, ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था इंटरसेप्ट के बारे में। चले आगे मूव करता हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब बोला परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, मतलब ये लाइन है एक, और इसकी इक्वेशन क्वेश्चन वाला दे देगा ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0। आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो वो तो सर आसान है, बहुत आसान है। क्यों सर? मेरे को पता है इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप आपने सिखा रखा है, ये तो डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट करो, जो मेरा तरीका है, एक्चुअल तरीका कि मैंने सिखा रखा है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे बताते हैं, ऑर्थो सेंटर वाले में सिखाया था ना। अगर इसकी स्लोप a है, इसकी स्लोप सॉरी a नहीं, कितना होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ a माइनस a अपॉन में b, और इसकी स्लोप तो यही है ना, माइनस a अपॉन में b, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दी हुई है तो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी बताना मेरे को। b बाई ए, पलट के माइनस लगा देते हैं तो b बाई ए हो गई। अच्छा सर मेरे को इसकी स्लोप पता है? हाँ, मेरे को इसकी स्लोप पता है। और अगर आप देखो ध्यान से तो स्लोप में क्या चेंज है? एक तो नेगेटिव का चेंज है, और एक x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है। और यहां कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा x कोफिशिएंट b है, यहां कोई देखेगा तो बोलेगा x कोफिशिएंट a है, मतलब x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट में चेंज हो जा रहे हैं। हाँ, तो अपन ने डायरेक्ट तरीका बना लिया कि कभी भी आए तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बदल दो, ठीक है, विदाउट साइन। मैं यहां पे लिख देता हूं विदाउट साइन, साइन मत बदलना, विदाउट साइन। ओके, पुट अपोजिट साइन टू कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y का साइन अब बदल दो। जैसे अगर क्वेश्चन वाला बोला फाइंड परपेंडिकुलर लाइन टू दिस, तो मैं देखना कैसे बताऊंगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले 3, मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दूंगा 3, और यहां पे लिखूंगा 3x। अच्छा, माइनस में 2y, मैंने माइनस को नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, मैंने माइनस को एज इट इज रखा, सिर्फ कोफिशिएंट को बदला। अभी पहले स्टेप में सिर्फ कोफिशिएंट को बदला। अच्छा, कांस्टेंट तो अपना बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि पैरेलल में बदल रहा था तो परपेंडिकुलर में तो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोला है क्वेश्चन वाला कि अब दूसरे स्टेप में y के कोफिशिएंट को अपोजिट कर दो, ठीक है। तो 3x अगर यहां माइनस था तो प्लस का 2y प्लस में c इक्वल टू 0 कर दो। जल्दी से मुझे इस लाइन की स्लोप बताना, ताकि मैं प्रूव भी कर दूं कि हाँ जो अपन ने किया वो सही किया। अगर इसकी स्लोप सोचोगे तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का -3/2 यही होगी। अच्छा, इसकी स्लोप बताना, इसकी स्लोप बताना, माइनस कोफिशिएंट दैट इज आपको -2 अपॉन में -3, क्या 2/3 हो गई? 2/3 का उल्टा 3/2 माइनस लगा के प्रूफ भी हो गया कि जो अपन ने सीखा वो सही है। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, प्रूफ भी हो गया। ओके, तो ये काम करना है अपन को। और मैंने बोला सी निकालने के लिए कंडीशन तो हमेशा देगा, और मैक्सिमम केस में एरिया देगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 12 स्क्वायर यूनिट एरिया बना रहा है। तो अभी अभी सीखे, एरिया बना रहा है तो एरिया का फॉर्मूला एक ही दिमाग में चमकेगा अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। हाफ इंटू में एक्स इंटरसेप्ट, फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए, इंटू में वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जल्दी डायरेक्ट ही बताना है आपको, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। क्या x इज इक्वल टू c/3? फिर से हाँ, तो लिख देता हूं हाफ इंटू में c/3, ओके, इंटू में वाई इंटरसेप्ट बोलना
वाई इंटरसेप्ट कहीं आपको c/2, अरे c उधर ले जाओगे, माइनस के साथ ले आओगे, ठीक है, वो अपना ये झेल लेगा ना, क्योंकि 12 है तो इसको मैं प्लस माइनस 12 लिखूंगा, थोड़ी ना 12 लिखूंगा, प्लस माइनस 12, तो इसको लिखूं तो c/2 डायरेक्ट लिख दो, यहां से 2c की वैल्यू आएगी, मेरी दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सोचो कैसे, अरे एक नीचे और एक ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो दो लाइन यहां से आ जाएंगी, c की वैल्यू 2 तो वैल्यू भी 2। चले आगे मूव कर, ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। ओके, यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने c को इधर करके भेजा तो जब इक्वेशन में भी रखने आना ना c की वैल्यू, तो उधर ही रखना, इक्वल टू के उधर, इधर मत रख देना। नहीं समझे क्या मैं बोल रहा हूं? जैसे मैं बोल रहा हूं 3x माइनस में 2 है, आपने c को इधर रखा, तो आप एक काम करो, c को इधर ही रख के सोचो, ठीक है, इक्वल टू c इधर रखो, इक्वल टू c, इक्वल टू c इधर रखा, तभी c को पॉजिटिव बना के खेलोगे तो ज्यादा सही होगा ना। तो जब c की वैल्यू आएगी, जब रखने आओगे तो इधर ही रखना, इधर मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, हालांकि प्लस माइनस में दो लाइन आएंगी, वो हालांकि सेम ही होगा, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि जब रखने आना तो इधर ही रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो प्लस माइनस है, वो दो लाइनें देगा, वो संभाल लेगा, एक c की वैल्यू 4/3 आएगी तो दूसरी -4/3 आएगी। ओके, तो वो एरिया संभाल लेगा, क्योंकि एरिया अपन प्लस माइनस करके बैठे हैं। ओके, चले अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंस। अब सर कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था आपको कोलिनियर, जिस टाइम मैंने आपको सिखाया था कि दो पॉइंट एक लाइन पे आ गई तो इनको बोला था कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, वैसे दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो दुनिया उनको बोलती है कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस। और कोइंसिडेंस के टाइम में एक ही काम करते हैं, x और x का रेशियो, माने a1 अपॉन में a2, ठीक है, x का रेशियो दैट इज a1 अपॉन में a2 y के रेशियो के बराबर होता है, मतलब b1/b2 के बराबर होता है, और कांस्टेंट भैया भी अपने आप में बराबर होते हैं, मतलब c1/c2 के बराबर होती है। ओके, सिंपल सा बात। आगे मूव करते हैं। लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट एक्सिस एट a एंड b। ये जो लाइन है ना, इंटरसेक्ट कर रही है a एंड b पे, तो सबसे पहले तो मेरे को ये लाइन बना लेनी चाहिए। तो अगर इंटरसेक्ट एक्सिस को कर रहा है, एक्सिस माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं a पे कर रहा है और वाई एक्सिस को कहीं b पे कर रहा है, ठीक है। और लाइन की जो इक्वेशन है अपने आप में ये है, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कर रहा है तो मुझे ऐसी फॉर्म तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, मुझे इसकी फॉर्म डबल इंटरसेप्ट में बदल देनी चाहिए, तभी तो मेरे को पता चलेगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है। वो बदलने के लिए मैं कहीं इसको x अपॉन में 7/2 लिख दूं क्या? सो जन मैंने 7 को इधर भेजा, क्योंकि इधर 1 करना है और x को अकेला करना है, प्लस में y अपॉन में 7/3 लिख दूं, हाँ, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट मेरा 7/2 हो गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट सोच जाना, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 7/2, 0, ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपको 0,7/3, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है, फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी, ये मेरी ए बी है, आपको जो इक्वेशन बतानी है ना, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, मैंने आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। हाँ तो सर ये तो परपेंडिकुलर, सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर, हाँ तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे बताते हैं? परपेंडिकुलर की इक्वेशन कुछ ऐसे बताते कि इसकी जो भी इक्वेशन होगी, इसकी जो भी इक्वेशन होगी, अभी सीखे परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसके इक्वेशन को देखते हुए पलट देंगे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट, तो मैं बोलूंगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना मेरा, जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी जो इक्वेशन होगी वो देखना कैसे लिखता हूं। इसको पलटा तो 3x प्लस में 2y मेरे को दिख रहा है, 3x प्लस में 2y, ठीक है, अच्छा, और फिर मेरे को पता है y का साइन भी बदलना है, तो मैं क्यों ना माइनस लिख दूं यहां पे डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या लिखूं, डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया, और इज इक्वल टू 7 था मेरा, वो मेरा बदलेगा, तो 7 की जगह में c इधर मानना, हमेशा पॉजिटिव में लेके खेलना। ओके, अच्छा, इज इक्वल टू c। अब अच्छा दिमाग लग रहा है कंडीशन क्या है, c कैसे निकालूं, c कैसे निकालूं सर, यहां पे तो सर मेरा वो एरिया वाला फंडा ही फेल है। अरे एरिया निकालने जाओगे तो इसका एरिया दिया है ना, ये जो लाइन बना रही है इसका एरिया थोड़ी दिया है, एरिया वाला तो फंडा ही फेल हो गया सर। हाँ, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोला? अरे परपेंडिकुलर भी तो बोलता तो यही इक्वेशन होती ना, अगर उसने परपेंडिकुलर बोला होता तब भी मेरी इक्वेशन यही होती, बाइसेक्टर क्यों बोला?
बच्चा दिमाग तो इस पे लगा रहा है बाइसेक्टर क्यों बोला। अब बच्चा सोचता है बाइसेक्टर मतलब होता क्या है सर। बाइसेक्टर मतलब होता है कोई एक लाइन ना दूसरे लाइन को जिसको काट रही आधे आधे हिस्सों में काट दे, ये होता है। हाँ, अगर आधे आधे हिस्से में काटा तो कहीं ये वाली पॉइंट इस लाइन की मिड पॉइंट हो जाएगी। हाँ, दिमाग लगा लिया बच्चा कि सर कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट होगा अपने आप में इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। और मेरे को तो सर ये वाला पॉइंट पता है। हाँ, ये वाला पॉइंट पता है तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 7/2/2, तो दैट इज 7/4 कॉमा 7/6। सर मेरे को मिड पॉइंट पता चल गया, तो उससे क्या हुआ। अब ध्यान से देखो कि इस मिड पॉइंट को तो इस लाइन से तो पास कर ही रही है। हाँ, लेकिन उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो इससे मतलब है, लेकिन ये इससे भी पास कर रही है। और अगर इससे पास करिए मेरे वाले लाइन से भी पास कर रही है जिसको मेरे को पता करना है, तो अगर उससे भी पास कर रही है ना, मैं तो सेटिस्फाई करा दूंगा। मतलब मैं बोलूंगा क्या कि 7/4 कॉमा 7/6, ठीक है, आप इसमें खिला दो भैया, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इसको। और ये कौन है अपने आप में, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ओके, ये ए बी का मिड पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर करेगा तो मैं 3 इंटू में रखने जा रहा हूं x की जगह 7/4, आप मेरा साथ देना। माइनस में 2 इंटू में 7/6 रख दूं, इज इक्वल टू क्या ये c की वैल्यू देगी या नहीं देगी। अगर देगी आप निकालोगे और c की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, चले मैं आगे मूव करता हूं। कुछ इजी क्वेश्चन है आपको, अभी थोड़ा डिफिकल्ट वन पे भी आते हैं, वेट करना होगा आपको। चले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही तो मेरा स्ट्राइकिंग है, यही तो है जो मुझे देखना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रहा है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रहा है तो लाइन तो मेरी यही होगी, यही होगी मेरी लाइन। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर मेरे को एक लाइन नहीं पूछा, मेरे पूछा कितनी लाइनें ऐसी पॉसिबल हो सकती है, कितनी लाइनें ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं जो कि 2,4 से पास करे और ट्रायंगल बना दे 16 स्क्वायर यूनिट की। अब अच्छा दिमाग लगा रहा है कि सर ट्रायंगल के टाइम में अगर एरिया बना रहा है तो एक चीज तो मेरे को पता है, क्या मेरे को एक चीज पता है कि अगर ये 2,4 से पास कर रहा है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन में जब लिखने जाऊंगा तो मेरे को तकलीफ कहां होगी देखना। अरे मैं इसकी इक्वेशन तो लिख सकता हूं ना, एक फिक्स पॉइंट है मेरे को, क्योंकि 2,4 से पास कर रहा है। तो बच्चा इक्वेशन लिखने का वो लिखा y माइनस में 4 इज इक्वल टू m। ठीक है, अच्छा x माइनस में 2, उसने ये इक्वेशन लिख दी। अगर इस लाइन के लिए ये इक्वेशन लिख दी ना, तो कितने लोग मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट बता देंगे। सर इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, कैसे पता चला, सपना है क्या आपको कि ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। अरे मैंने आपको सिखाया था एक बात पिछले क्लास में कि जब भी ऐसी फोटो बने तो पूरा फोटो बनाओ, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, काम में आ सकता है। लेकिन मेरे को कैसे पता सर काम में आएगा ही आएगा। अरे सामने वाला फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट क्यों दिया है, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा जब भी एरिया की बात होगी ऐसे केस में तो हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट निकालोगे। एक्स इंटरसेप्ट कहां से लाओगे, ये कोऑर्डिनेट तो बतानी पड़ेगी ना, इसीलिए। ठीक है, तो सब चीज सोचना पड़ता है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे ख्याल आएगा एग्जाम में बैठ के, कैसे ख्याल आएगा। मेरे को पता चला 2,4 है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा, कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती है, जितनी इक्वेशन होंगी उतनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी। हाँ, अगर मेरे पास 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई तो 4 स्ट्रेट लाइन होंगी, 5 इक्वेशन आई तो 5 होंगी, 10 हुई तो 10 आएंगी। सर 2 तो नहीं बदल सकता, नहीं 4 तो नहीं बदल सकता, अरे 2 तो अभी भी 2 है, हमेशा 2 रहेगा। 4 तो क्योंकि पासिंग थ्रू 2,4 वो तो सेम है, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो मेरा फिक्स होगा, बदलेगा कौन सोचना, ये एम ही हो सकता है जो मेरा बदल सकता है। अगर एम की वैल्यू 3 आई तो मैं दुनिया को बोलूंगा 3 इक्वेशन बनेंगी तो 3 स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, तो पूरा फोकस मैंने ये सिखा दिया कि अच्छा एम के पीछे भागना है। हाँ, इस कंडीशन की यूज करते हैं सबसे पहले, तो इस कंडीशन की कुछ ना कुछ जरूरी है। बच्चा जो दिमाग का थोड़ा कमजोर है वो तो यही समझेगा इस कंडीशन की यूज करते हैं। अगर इस कंडीशन की यूज करने गया तो इसका कोऑर्डिनेट बताना जल्दी से। सर वो तो डबल इंटरसेप्ट बना के बतानी पड़ती है, अरे नहीं ऐसे भी बता सकते हो। सोचो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसमें रख दो वाई कोऑर्डिनेट। क्यों सर इसमें क्यों रख रहे हो, पॉइंट इसी लाइन पे तो है ना, ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगी।
तो अगर मैं y को 0 रख देता हूं तो सोचो, अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखना, यहां से लिख देता हूं। अगर मैंने y को 0 रखा, अगर मैंने y को 0 रखा तो इधर की दुनिया में कहीं मेरे को -4 दिखेगा इधर साइड। अच्छा, इज इक्वल टू में कहीं इधर दिख रहा है mx-2, mx-2, ठीक है। तो यहां से देखो तो कहीं मेरे को -4 अपॉन में m प्लस में 2 इज इक्वल टू x आ गया मेरा। अच्छा, ये मेरा x आ गया, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट अपन में इतना इजी कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो अपने आप में m को लेके बैठा है। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट है सर -4m प्लस में 2, -4 अपॉन में m प्लस में 2, और इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया, जिस टाइम इसकी कोऑर्डिनेट निकालूंगा x कोऑर्डिनेट को 0 कर दूंगा क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है। जब x को 0 रखूंगा, आइए x को 0 रखते हैं। अगर x को 0 रखा तो x को 0 रखते हुए इधर की पार्टी साफ हो गई, y-4 इज इक्वल टू m दिखा, y-4 इज इक्वल टू m, तो मैंने y इज इक्वल टू m प्लस में 4 बोल दिया। ओके, तो ये वाली कोऑर्डिनेट हो गई कहीं m प्लस में 4। ओके, m प्लस में 4। अब इस कंडीशन का यूज करता हूं, उसने बोला है ना जो एरिया है वो 16 स्क्वायर यूनिट है, प्लस माइनस 16 है, ये मत भूल जाना, ठीक है, प्लस माइनस 16 है, ठीक। अब मैंने इतना किया तो मेरे को एरिया का फॉर्मूला पता है, ऐसे ट्रायंगल के लिए सीख चुके हैं, हाफ इंटू में एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस ही तो एक्स इंटरसेप्ट होता है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट ही तो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ये वाला दूरी कितना होगा, -4m प्लस में 2, तो मैंने यहां पे लिखा -4 अपॉन में m प्लस में 2, ये मेरी एक्स इंटरसेप्ट हो गई। y इंटरसेप्ट बोल दोगे तो अच्छा लगेगा, m प्लस में 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। कितने लोग यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो यहां से 2 एरो बना लेना, एक में बोलना कि ये वाली पार्टी को 16 के बराबर है, और एक टाइम बोलना इस वाली पार्टी को -16 के बराबर है। m की जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी मेरी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, और मेरी उतनी इक्वेशन आएंगी ना तो उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। कमेंट सेक्शन में बताना m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसमें अपना टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि क्रैश कोर्स में मुझे जल्दी से अभी क्रैश कोर्स फाइनल करना है, ठीक है, और जल्दी से फाइनल करता है, नहीं तो मैं कर देता है कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद आप कर लोगे। तो कैलकुलेशन का पार्ट एटलीस्ट आप खुद करना, ताकि आपको लगे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मूवी नहीं देख रहे हो कि सिर्फ देख रहे हो, कुछ आपको भी तो करना है ना, तो आप अपने एंड से कैलकुलेशन संभाल लेना। ओके, m की वैल्यू निकाल लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ कर रहे हो आप, ठीक है। चले आगे मूव करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन समझाते जाऊंगा कि करना क्या, अप्रोच बताते जाऊंगा कि कैसे एग्जाम में बैठ के आपको सोचना है कि हाँ कैसे सीखें। ये क्वेश्चन आना, ये अपने आप में दिमाग का क्वेश्चन है पूरा, ये आपका दिमाग पूरा लेवल बढ़ाएगा स्ट्रेट लाइन में। ऐसे क्वेश्चन आपके WBCI में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। सुनना, बोला आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, कौन सी इक्वेशन बतानी है, विच ज्वाइन द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तो हिल गया सर, इतना पढ़ के समझ ही में नहीं आया, हवा ही नहीं लगी, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बट एक बच्चा को ये पता चला ना कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है ना, तो ये मैं तुरंत ही ये काम कर लेता हूं, इतना काम तो मैं कर ही लूंगा, कितना भी दिमाग का कमजोर रहूंगा तो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता हुआ लाइन ऐसे ही दिखती है। हाँ, और सामने से बोलेगा कि लाइन की इक्वेशन सर x प्लस में 3y माइनस में 2l इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज, बोले आप एक ऐसी इक्वेशन बताओ ना, आप उस वाली इक्वेशन बताओ, आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि ओरिजिन से ज्वाइन होती हुई, तो ओरिजिन से ज्वाइन होती हुई कहीं ऐसी दिखेगी, हाँ ओरिजिन से ज्वाइन होती हुई, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन जो कि इंटरसेप्ट हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। अब सुनना, आपको कहीं मैंने बोला ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये लाइन कहीं अपने आप में इतना काट रही है, हाँ। अगर मैंने बोला ये y इंटरसेप्ट है, तो ये कहीं y का इतना हिस्सा कट कर दे रहा है। तो अगर मैं बोलूं यहां से एक लाइन निकली ऐसे, इसकी इक्वेशन बतानी है। अब एक बच्चे ने बोला सर ये कहां काट रही है, एक बच्चे ने बोला काट तो रही है, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, नहीं वो काटना नहीं, वो तो बराबर हिस्सों में काट देगी, या फिर 2 टुकड़ों में काटेगी, टुकड़ों में काटेगी। मेरे को कुछ हिस्सा काटना है, इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कुछ हिस्सा काटना है, ध्यान से सुनना, ठीक है।
इंटरसेप्टेड बोला, इंटरसेक्टेड नहीं बोला। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना और इंटरसेप्ट मतलब होता है हिस्सा काटना। तो हिस्सा तो तभी कटेगा सर जब मैं एक और लाइन ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, अब सोचो ये लाइन ऐसी गई और ये लाइन ऐसी गई, तो कहीं इस लाइन का इतना हिस्सा अपन ने उड़ा दिया। सर क्या समझ में नहीं आया? एक मिनट, ये O हो गया और ये A हो गया और ये B हो गया। मेरे को OA की इक्वेशन बतानी है और OB की भी इक्वेशन बतानी है। ये क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दो जो ओरिजिन से निकले और कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती हुई जो मेरी लाइन है ना, वो उसको इंटरसेप्ट कर दे, मतलब उसका हिस्सा उड़ा दे। तो ऐसी दो लाइनें निकालनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्वेश्चन बोल रहा है आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो निकले ओरिजिन से, और एक ऐसी लाइन जो एक्सेस को इंटरसेप्ट बना के बैठी है, मतलब ये वाली ग्रीन वाली मेरी लाइन, उसको उसका हिस्सा काट दे। तो मेरे को दो लाइनें फेंकनी पड़ेगी, तब जाके इतना हिस्सा उड़ेगा। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन वाला मांग रहा है। सबसे पहले तो ये पता करना मेरा काम हुआ कि मांग क्या रहा है क्वेश्चन। मेरे को पता चला वो OA की इक्वेशन मांग रहा है और OB की इक्वेशन मांग रहा है। OA की इक्वेशन तब ला पाऊंगा जब मेरे पास O हो और A हो। अब O तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ओरिजिन है, तो मेरे को पता चल गया ये 0,0। A कहां से लाऊं? क्या मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता है? सोच के बता देना ये कोऑर्डिनेट। अब डायरेक्ट सोचना, बहुत बच्चे डबल इंटरसेप्ट करके सोचेंगे डायरेक्ट। अभी मैंने सिखा दिया आपको। क्या इस टाइम y को 0 रखोगे? अगर मैंने y को 0 रखा, ये पार्टी खत्म हो गई, x की वैल्यू 12 आपको डायरेक्ट दिख गई। ये मैंने अभी सिखाया आपको कि अब डबल इंटरसेप्ट करके मत सोचना, अब डायरेक्ट y की 0 रख देना। ये वाला कोऑर्डिनेट बताने आओगे तो क्या बोलोगे? क्या x की जगह 0 रखोगे? हाँ। x की जगह 0 रखते क्या y की वैल्यू 4 आ जाएगी? हाँ। ये सर क्यों बताया अपन ने? क्योंकि अपन इस लाइन को देखना, अब यहां से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये लाइन मैंने पकड़ा, इसको बोला ये था मेरा A, ठीक है, और ये था मेरा B, जो मेरे को पता है इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता है 0,4। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता है 12,0। ओके, अच्छा, चूंकि रेशियो नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अपन मान लेंगे ऐसा, या तो क्वेश्चन में देता है या तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि देना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने रेशियो में काटेगा ये तो पता होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बता पाएंगे ना। ये 3 बराबर हिस्सों में कटा, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लाइन का बराबर हिस्सों में है। मैंने सर आप बोलना चाहते हो यहां मेरी A थी, सर यहां मेरी O थी, और यहां मेरा नहीं A था और B था। A और B तो मैंने यहां पे ले लिया, इसको मैं P की कुछ और ले लेता हूं, इसको P और Q ले लेता हूं, इसको मैं P और Q ले लेता हूं। ठीक है, इसको लेट से, एक मिनट, जिसको मैंने A B बोला, A B तो ये है अपना, A कहीं बीच में है और B कहीं ये है। ठीक है, इसको मैं P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं। अब सुना, P की वैल्यू कितनी दी होती है? P की कोऑर्डिनेट कितने दी होती है? 0,4। ठीक है, अच्छा अब सुनना, अब चूंकि रेशो नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि 1:1:1 है। ठीक है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये मैं एज्यूम कर लूंगा। या तो क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया तो कैसे निकालूंगा कोऑर्डिनेट? रेशियो ही नहीं पता तो। मतलब कहने का ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब सीखना, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि कितनी दूरी पे मुझे जाना है। ठीक है, सबसे पहले एक मेथड लगाओ। कौन सा मेथड? देखो अब सिखाता हूं आपको। ये मैंने आपके शायद नहीं सिखाया था आपको जब मैंने डिवीजन पढ़ाया था, तो अब सिखा देता हूं मेथड। एक मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? अपन सबसे पहले गैप देख लेंगे, गैप कितने की है। ठीक है, कितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, ये देख लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो 0 और दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में निकालेंगे। 0 और 12 के बीच में कितने की डिस्टेंस है? 0 - 12, तो अपन ने लिखा -12। और गैप कितने का? 1 2 3। अगर 4 हिस्सों में कटता A B C, एक और पॉइंट होता C, तो 4 हिस्सों में कटता तो डिवाइडेड बाई 4 होता। 5 हिस्सों में कटता तो डिवाइडेड बाई 5 होता। अगला, ये सब आप लिख लोगे। -12 कैसे हुआ? 4 और 0 के बीच की दूरी 4 होगी, 4/3। मतलब अगला जो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा ना,
ये -12,3,4/3 दूरी पे मिल रहा होगा। मतलब जब मैं ए निकालने जाऊंगा तो देखना मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को एक और चीज पता चल गया कि मेरा y कोऑर्डिनेट घट रहा है। देखो यहां पे 4 है और यहां पे 0 है। अरे y कोऑर्डिनेट मेरा घट रहा है और x कोऑर्डिनेट मेरा बढ़ रहा है। मैंने पता किया x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एंड y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब भी मैं 0,4 में अगला पॉइंट निकालने जा रहा हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट जब निकालूंगा, देखना बहुत ध्यान से देखना, तो 0 में मैं -12/3 को घटाऊंगा, मैंने ऐड करूंगा, मतलब +12/3, क्योंकि मुझे बढ़ाना है x कोऑर्डिनेट भैया, तो मैं 12/3 को जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, और चूंकि मुझे y कोऑर्डिनेट घटाना है तो मैं 4/3 को घटाता जाऊंगा। आई कहानी समझ में? अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो x वाला जो आया इसको ऐड करते जाओ, भले ही -12/3, लेकिन 12/3 को मेरे को ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, और यहां पे देखा y कोऑर्डिनेट मेरा घट रहा है, मैं 4/3 y कोऑर्डिनेट को घटाता गया। ये वाला जो मेरी कोऑर्डिनेट आ गई a, वो कहीं दिखेगी मेरे को 12/3, कॉमा ये हो गया 4 3 जा 12 और 12 - 4 8/3। तो मेरी a की वैल्यू, a की कोऑर्डिनेट आ गए। o का कोऑर्डिनेट मेरे पास 0,0 है, a का कोऑर्डिनेट मेरे पास पता है, मैं oa निकाल दूंगा। ठीक है, यहां से मेरे को b का कोऑर्डिनेट बताना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप वीडियो को 2 बार सुनना, मैं 2 बार नहीं बताऊंगा, टाइम बचाऊंगा अपना थोड़ा। ठीक है, आप 2 बार सुनना और सीख लेना मैंने क्या बोला। b इज इक्वल टू, b के कोऑर्डिनेट आइए निकालते हैं। क्या इसमें से जोड़ेंगे? नहीं, ये इतने इतने के गैप में, ये मैंने गैप निकाला। कि मैं मेथड नहीं यहां पे लिख देता, ये मेथड तो सीखा, ये किया क्या मैंने, ये गैप निकाला कि कितने के गैप में मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे, इतने के गैप में, ये मैंने गैप निकाला। तो अगर b पे जाना है तो a के कोऑर्डिनेट में से जोड़ना घटाना, क्योंकि इतने का गैप है, मतलब इनके बीच में इतने कोऑर्डिनेट का गैप है, तो इनके बीच में इतने कोऑर्डिनेट का गैप है, तो जब मैं b निकालूंगा ना तो a कोऑर्डिनेट में से इतना जोड़ूंगा घटाऊंगा। मतलब अगला सर आप बोलना चाह रहे हो कि 12/3 जो मेरा a आया, a के कोऑर्डिनेट 12/3, इसमें मैं 12/3 को जोड़ दूं? हाँ, प्लस में 12/3, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट बढ़ाना है, y कोऑर्डिनेट घटाना है, तो 8/3 में से 4/3 को घटा दूं? हाँ, ओके। 12/3 प्लस में 12/3, हर किसी को पता है नीचे एलसीएम 3 और ऊपर 12 24 हो गया, तो ये हो गया आपको 8। ओके, और यहां से देखोगे तो ये घट के हो गया 4/3, तो मेरे b के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अगर मेरे पास b भी आ गया, a भी आ गया, o पता है मेरे को, तो मैं OA की इक्वेशन और OB की इक्वेशन लिख लूंगा। आई कहानी समझ में? आपको अगर नहीं सब, मतलब थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा, तो एक काम करना, b में 8 में 12/3 को घटाना, सॉरी जोड़ना। अगर 8 में 12/3 को जोड़ोगे 12 आ जाएगा, 4/3 में 4/3 को घटाओगे 0 आ जाएगा, अगला मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले गैप निकालूंगा, गैप कितने की है, तो x कोऑर्डिनेट में मुझे गैप पता चला, मैंने 0 - 12 मैंने किया -12/3। माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस ये दिखा रहा है x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो अभी आपने 0 - 12 किया तो 12/3 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, और 4/3 क्या दिखा रहा है, घट रहा है, प्लस दिखा रहा है घट रहा है, और माइनस दिखा रहा है बढ़ रहा है। ओके, तो जब जब मैं कोऑर्डिनेट निकालते जाऊंगा, पिछले कोऑर्डिनेट में चूंकि मुझे x कोऑर्डिनेट बढ़ाना है, और यहां पे यहाँ 0 है 12 है, तो कोऑर्डिनेट बढ़ाना है, तो मैं 12/3 गैप को x कोऑर्डिनेट में ऐड करता जाऊंगा, और y कोऑर्डिनेट चूंकि मुझे घटाना है तो मैं y वाले में 4/3 घटाता जाऊंगा। चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको 2 कॉन्सेप्ट भी सिखा गया, एक तो ट्राइसेक्शन का कि डिवीजन के टाइम में कैसे यूज करते हैं, और एक जो क्वेश्चन की वर्डिंग थी वो क्या सिखा दी, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। जो अपन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं तो एक्स का कुछ हिस्सा कटता है, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं तो वाई का कुछ हिस्सा कटता है। वैसे किसी भी लाइन की अगर इंटरसेप्ट काटनी हो तो 2 लाइनें फेंकनी पड़ती हैं, ये भी अपन सीख गए। चले अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब अगला इजी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करे 1,2 से और 45 डिग्री की एंगल बना रही है इस लाइन से। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कितने लोग पता है, फिक्स पॉइंट तो मेरे को पता है 1,2, तो मैं जब इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो लिखूंगा y माइनस में 2 इज इक्वल टू m x माइनस 1। अब ये m कैसे लाऊं, अगर अगला सिर्फ पॉइंट पे बात कर रहा होता तो मैं एक फिक्स पॉइंट को खोजने निकलता, मैं मार्केट में निकलता और फिक्स पॉइंट को खोजता, क्योंकि अगला पॉइंट पे बात कर रहा है। लेकिन अगले वाले ने एंगल के ऊपर बात छेड़ दी है,
कि ये जो लाइन है, मेरी लाइन जो मैं निकाल रहा हूं, वो 45 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ, तो मैं एंगल के पीछे पढ़ूंगा। हाँ, मुझे तो पता है। अच्छा, तो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ, माने tan 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी स्लोप मॉड में लिया जाता है m1 माइनस में इसकी स्लोप। अब इसकी स्लोप m2 मत लिखना, क्यों, इसकी निकाल के लिखना। क्या हो जाएगा, -2/3। तो प्लस का 2/3 लिख दूं क्या? हाँ, अपॉन में 1 माइनस में m1 इनटू में m2 2/3। ठीक है, कितने लोग यहां से m1 की वैल्यू निकाल लेंगे? ठीक है, m1 की वैल्यू निकालोगे तो tan 45 एक होता है, यहां से m निकालना और इसमें रख देना, इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने इस क्वेश्चन से क्या सिखाया आपको? सामने वाला एंगल पे बात कर रहा है तो स्लोप निकालने के दो तरीके होंगे। एक तो दूसरा फिक्स पॉइंट लेके आओ, स्लोप निकाल लोगे। एक तरीका होगा कि आप tan थीटा का यूज कर लो। अगले को देखना है बात किस पे कर रहा है। ठीक है, मार्केट में है क्या, उसके पीछे पढ़ूंगा ना। अगर मार्केट में थीटा के ऊपर बात कर रहा है तो मैं थीटा के पीछे भागूंगा। अगर वो पॉइंटों के ऊपर बात कर रहा है, पॉइंट्स देके बैठा हुआ है, तो मैं दूसरे फिक्स पॉइंट के पीछे भागूंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कहीं भी एंगल के बारे में बात ही नहीं की थी, इसीलिए मैं इस पॉइंट निकालने के पीछे भागा, क्योंकि मुझे दो फिक्स पॉइंट तो चाहिए, इसलिए मैं पॉइंट के पीछे भागा। इस बार एंगल के ऊपर बात की तो पॉइंट के पीछे भागना मेरी बेवकूफी होगी, मैं एंगल के पीछे भागा। मुझे m एंगल से निकालना पड़ा, tan थीटा से निकालना पड़ा। ओके, चलिए आगे मूव करता हूं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखना। बोला है कि एक पॉइंट होगी, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एक लाइन से। अब एक बच्चा कंफ्यूज, सर इसकी डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगी। मैंने बोला कैसे? उसने बोला सर ये भी इसकी डिस्टेंस होगी। हाँ, कोई दूसरा बच्चा चल के आगे बोलेगा ये भी डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस बराबर कहां होगी? हाँ, नहीं होगी। सर ये भी डिस्टेंस होगी। हाँ। सर ये एक और डिस्टेंस होगी। सर इधर भी चलोगे ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, इधर बहुत सारे डिस्टेंस हो जाएंगे, कौन सी डिस्टेंस लेनी चाहिए अपन को? तो क्वेश्चन जब भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पूछे, तो अपन जो डिस्टेंस लेते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, माने ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अपन को निकालना होता है। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है आपकी। फील नहीं आई सर एक बच्चे को? मैक्सिमम डिस्टेंस ये कैसे हो गई सर? इधर जाएंगे डिस्टेंस घटती हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस बोलना चाहिए, तो मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस बोल दिया, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। सोचो इस लाइन पे अपन खड़े, इधर गए तो बढ़ती जाएगी ना दूरी। अरे यहां से तो फील भी आ रही है दूरी बढ़ी है, इधर भी दूरी बढ़ी है, तो अपन जो लेते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ओके, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मैंने इधर देखा तब मुझे फील आया तो मिनिमम था। अच्छा सर ये निकालेंगे कैसे? आप मुद्दे की बात करो, ये तो मैंने सीख लिया कि मिनिमम डिस्टेंस लेंगे, निकालेंगे कैसे? ठीक है, जब भी अपन को डिस्टेंस निकालना होगा एक ही काम करेंगे, आगे तो मॉड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि लेने वाला पॉइंट ऊपर होगा तो ऊपर की डिस्टेंस अपन प्लस की लेंगे, अगर पॉइंट के नीचे पड़ गया तो डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे, वो मॉड लगा के अपन संभाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो भी पॉइंट है, मैं ऐसे याद रखा, तो जो भी पॉइंट है उसको लाइन की इक्वेशन में रख दो। अरे देने वाला इसकी इक्वेशन देगा ना, ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0, ये तो देगा, नहीं तो मैं डिस्टेंस किससे बताऊंगा? और पॉइंट देगा मेरे को, पॉइंट दे दिया लेट्स से x1 y1। हाँ, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं इस पॉइंट को इसमें खिला दूंगा। अगर मैंने खिलाया तो ax1 प्लस में by1 प्लस में c दिख रहा होगा मेरे को। मैंने पॉइंट खिला दी इक्वेशन को, अंडर दी रूट में इसके x का कोफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस में y का कोफिशिएंट b स्क्वायर, ये आपको फील भी आती है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। बस सर पॉइंट को लाइन में खिला देना होगा, ऊपर लिखेंगे। हाँ, पॉइंट को लाइन में खिला के ऊपर लिखेंगे। हाँ, अंडर रूट में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट कर देंगे। हाँ, वो अपन को फील आती है। अगले बार क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बोला फाइंड पॉइंट ऑन दिस, अब की बार उसने पॉइंट डायरेक्ट नहीं दी, डायरेक्ट देता तो इजी क्वेश्चन होता। बोला है पॉइंट की एक खास बात है, क्या? कि जो भी आपकी पॉइंट है ना वो इस पे है। अच्छा, तो इतने दूर से आपको क्या पता चला कि अगर मेरी पॉइंट h कॉमा के है ना, और अगर वो इस लाइन पे पाई जा रही है, तो मैं दुनिया को h प्लस के इक्वल टू 4 लिखने से मना नहीं करूंगा। मैं आपको सिखा चुका कि अगर बोले कि फाइंड पॉइंट ऑन दिस, तो क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है रखो, आप पॉइंट को रखो लाइन में। मैंने रख दिया h प्लस के इक्वल टू 4, अब आगे पढ़ूंगा।
ये पॉइंट अपने आप में यूनिट डिस्टेंस बना रही है इससे, पॉइंट एक लाइन से यूनिट डिस्टेंस बना रही है, हाँ, डिस्टेंस माने +-1 इज इक्वल टू, अब मॉड क्यों लगाऊं जब मैंने इधर ही +-1 कर दिया, अब क्यों मॉड लगाऊं, ठीक है। अरे अब मॉड मत लगाना, अपने प्लस माइनस ऑलरेडी कर दिया ना, या तो प्लस माइनस ऑलरेडी करो, नहीं किया तो मॉड लगाओगे, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस दे देगा, ठीक है। बोला था पॉइंट को इसमें रख दो, अगर मैंने रखा तो हो गया 4h प्लस में 3k माइनस में 10 अपॉन में अंडर दी रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अंडर दी रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लेते हैं, नहीं, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट लिया जाता है, ठीक है। क्या ये एक इक्वेशन हो गई दो वेरिएबल के साथ h और k, ये भी अपने आप में दो लकीरें बना देगी। तो कितने लोग पता चला, दो पॉइंट आएंगे, क्योंकि जितनी दूरी ऊपर वाला है कोई पॉइंट होगा, उतनी ही दूरी नीचे भी तो एक पॉइंट होगा ना। और सोचो एक की दूरी पे, अगर ये मेरी लाइन है, एक की दूरी पे कोई ऊपर एक पॉइंट है, तो एक की दूरी पे एक नीचे भी तो पॉइंट होगा ना, तो दो पॉइंट आएंगी, ठीक है। तो यहां से दो लकीरें भी बनेगी, एक बार 1 लोगे एक बार -1 लोगे, तो एक इक्वेशन आएगी। यहां से एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, तो इन दोनों इक्वेशन को मत भिड़ा देना, ठीक है, क्योंकि ये दो या है, या तो ये पॉइंट होगा या तो ये पॉइंट होगा, इसको और इसको भिड़ाना, एच के निकालना, या फिर इसको और इसको भिड़ाना और पॉइंट निकालना। ओके, ये आप कर लेना, इतना सा पोर्शन आप कर लोगे। चलिए मैं आगे मूव कर जाता हूं। अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहला इसमें दिया डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम 0,0, ये सीखते हैं। इससे दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी सीखने से पहले ये सीखते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन, सॉरी किसी भी लाइन मेरा लेट्स से ax प्लस by प्लस c है, ओके, इसकी दूरी बतानी है 0,0 से। सर 0,0 भी तो एक पॉइंट ही है, हाँ, तो पॉइंट से लाइन की दूरी बता रहे हैं, तो सिंपल अभी सीख के डिस्टेंस का फॉर्मूला, डब्बे के अंदर इस पॉइंट को इसको खिला देंगे, जिस दिन खिलाएंगे इतना सा पोर्शन मर जाएगा, मार्केट में केवल सी रह जाएगा, ठीक है। और नीचे अभी भी मैं दुनिया को अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरूर लिखूंगा, ठीक है। सर ये क्यों कराया, ये तो अभी अभी सीख के ही आ रहे हैं, 0,0, ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके लिए सिखाया, ताकि अब यहां हाँ भर दो, ठीक है। मुझे दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालनी है, मैंने ये निकालनी है, ये, ठीक है। अगर मेरे को ये निकालनी है तो कितने लोग बताएंगे अगर यहां से यहां तक की दूरी मेरे को पता है, हाँ, क्या d1, d1 तो मुझे पता है, क्या, अगर इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में c1 इक्वल टू 0 है, तो कितने लोग बताएंगे ये चूंकि पैरेलल है तो इसका भी ax प्लस में by प्लस में सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा, c2 इक्वल टू 0 होगा, ओके। तो जिस टाइम मैं d1 निकालूंगा, ओरिजिन से इस लाइन की दूरी निकाल रहे हो, हाँ, तो वो हो जाएगी आपको सिर्फ c1 डब्बे के अंदर अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, हाँ, यही होगी। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी को कहीं मैं d2 बोल दूं, हाँ, और जो अपन को चाहिए वो तो d2 माइनस d1 ही तो चाहिए ना, और जो अपन को चाहिए वो d2 माइनस d1 चाहिए, d2 माइनस d1 चाहिए, तो d1 तो मैंने निकाल लिया, अब d2 भी निकाल ही लेता हूं, d2 निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये भी लाइन तो ओरिजिन से दूरी d2 है, तो क्या मैं इसको लिख दूं मॉड में c2 अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हर बच्चे को d2 माइनस d1 में दोनों को घटाने तो आता ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं जब इसको लिखूंगा इसको, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ये वाला जो होगा, दोनों के कांस्टेंट को घटा दो, और दोनों के कांस्टेंट d2 माइनस d1 मैंने c2 माइनस c1 दोनों के कांस्टेंट को मैंने घटा दिया, डब्बा संभाल लेगा, आप किसी के कांस्टेंट को घटाओ डब्बा संभाल लेगा, अंडर द रूट में नीचे नीचे का एलसीएम तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मैंने फील भी दिला दी, ओके। चले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट। अब सीखना किसी पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं, बहुत सारे टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए स्ट्रेट लाइन अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी। इमेज ऑफ ए पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले बोला वाई एक्सिस के अराउंड इमेज निकालो, कहने का मतलब कि वाई एक्सिस को मिरर मान लो, ठीक है। अगर मैंने वाई एक्सिस को मिरर माना तो मैंने इसको मिरर मान लिया, हाँ। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे रखूंगा लेट्स से x1 y1, मतलब यहां से इसकी ओरिजिन दूरी x1 है, और सॉरी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी x1 है और ओरिजिन से वर्टिकल दूरी इसकी y1 है, तब इस पॉइंट का नाम है x1 y1। अच्छा, अब बच्चा दिमाग लग रहा है, इसका फोटो बनाना है, हाँ। फिजिक्स में एक बहुत
अच्छा रूल पढ़ते हैं अपन, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज होते हैं। अरे रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना, ऑप्टिक्स चैप्टर में, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज होता है। मतलब इधर इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल दूरी x1 है, तो इधर भी कहीं x1 ही होगी। हाँ, लेकिन सर ये नेगेटिव इलाका है x का, मतलब इधर जब मेरा पॉइंट बन रहा होगा ना, दूरी x1 ही होगी, लेकिन नेगेटिव x1 होगी। ऊंचाई अभी भी मेरी y1 होगी, चूंकि ऊपर है अभी भी, तो माइनस x1 y1 होगी। फील आई इमेज की। मैंने इंपॉर्टेंट लाइन क्या सिखा दिया कि जितना ये डिस्टेंस होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा। अगर एक बात आपसे पूछ दूं, अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं, लेट से यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कितने लोग बता देंगे कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? सोच जाओ। अगर मैंने बोला यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो जो मेरे मिरर के ऊपर जो पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर पॉइंट, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। हाँ, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, कहीं आप सोच पा रहे हो, तो कहीं ये अपने आप में मिड पॉइंट तो नहीं होगा? हाँ सर, ये अपने आप में मिड पॉइंट होगा, ये अपने आप में मिड पॉइंट होगा। तो एक बच्चा दिमाग लग रहा है, सर आज के दिन तो आसान रहा, आज के दिन तो बहुत इजी रहा, x1 y1 का मैंने माइनस x1 y1 बता दिया, लेकिन कल को अगर y एक्सिस के अराउंड नहीं बतानी हो तो? कहीं शीशे को बोल दे कहीं इधर रख दो, कहीं भी रख दो शीशे को, पूरे प्लेन में कहीं भी शीशे को रख दो, और मेरे को किसी पॉइंट की इमेज बतानी है, तो कैसे बताएंगे? बच्चा दिमाग लग रहा है, उसको ये पता चल गया ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अगर कहीं से भी सोचना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूं, सोचना बिल्कुल दिमाग खोल के। अगर कहीं से मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर कहीं से ये वाला पॉइंट मेरे को आ जाए, लेट से ये वाला पॉइंट मेरे को आ गया h कॉमा के, ये मेरे को मिल गया, ये मेरे को मिल गया, मैं लिख देता हूं मिल गया। अगर ये वाला पॉइंट मेरे को मिल गया कहीं से भी, तो क्या ये वाला पॉइंट नहीं बता दूंगा? हाँ। अरे अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका डबल होगा ना, ये 2h कॉमा 2k होगा। अरे मिड पॉइंट से मैं निकाल लूंगा ना, मैं बोलूंगा x1 प्लस में ये वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h। मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लूंगा ना, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, हाँ निकाल लूंगा सर। लेकिन एच के कैसे लाऊं? अब पूरा दिमाग एच के कैसे लाऊं, मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालूं? तो इमेज के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज लिख देता हूं यहीं पे, ऑलवेज फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सर ये तो मेरे को पता चलेगा कि इमेज के क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करें, लेकिन पता कैसे करना है? पता कैसे करना है? कितना पता है? मिरर की इक्वेशन तो देगी, और जिस लाइन के अराउंड इमेज निकालनी है उसकी इक्वेशन तो देगी। मैंने इसकी इक्वेशन तो सरकार देगी कि एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 ले जाओ, इसकी इक्वेशन तो क्वेश्चन वाला देगा। हाँ, इसकी इक्वेशन क्या मैं नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकता हूं। कैसे? कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं सोचो। अरे इस लाइन पे मेरे को ये फिक्स पॉइंट पता है x1 y1, हाँ, क्योंकि क्योंकि जिसका इमेज निकालना है, इमेज और मेरा जो ओरिजिनल फोटो है, दोनों दोनों एक लाइन पे पाए जाएंगे। हाँ, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक फिक्स पॉइंट तो मेरे घर में है x1 y1, वो पॉइंट ही मेरा फिक्स पॉइंट है। और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप तो हम बता ही सकते हैं सर, तो इस लाइन की इक्वेशन भी अपन निकाल सकते हैं। तो सर उससे क्या होगा? इस लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन वाला देगा, इसकी इक्वेशन के टाइम पॉइंट ही मेरा फिक्स पॉइंट होगा, पॉइंट ही मेरा, लिख देता हूं हिंदी में बकायदा, फिक्स्ड पॉइंट होगा। जब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, फॉर दिस लाइन इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं फॉर, दूसरे पेन से लिख देता हूं, फॉर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने गया परपेंडिकुलर वाली लाइन की, तो जो मेरा फिक्स पॉइंट है मेरा पॉइंट ही होगा। हाँ सर स्लोप क्या होगा? दिख तो रहा है आपको, ये भी चेक कर लो, हाँ दिख रहा है। स्लोप क्या होगा? अरे स्लोप मेरा इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर इसके स्लोप को आपने माइनस ए अपॉन बी बोला, तो इसका स्लोप बी बाई ए होगा। तो स्लोप भी है, फिक्स पॉइंट भी है, तो मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगा। हाँ, और मेरे को इसकी इक्वेशन पता है, मैं दोनों को भिड़ा दूंगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं तो मेरा ये पॉइंट होगा, मेरे पास एच के निकल जाएगा। और अगर मेरे पास एच के निकल गया तो मैं मिड पॉइंट से मेरे इमेज बता दूंगा। इतना सारा करना पड़ेगा? अरे ये तो मैंने समझाने के लिए किया, आपको जस्ट परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है,
वो आप इजीली निकाल लोगे, आपके पास फिक्स पॉइंट पता है, स्लोप पता है, जल्दी से इक्वेशन लिख दोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, फिर मिड पॉइंट निकालोगे, पॉइंट बता दोगे। कम से कम 2 मिनट लगेगा इसमें, 2 से मैक्स टू मैक्स 3 मिनट लगेगा अगर आपको इमेज डायरेक्ट पूछ दिया तो। और अगर आपका तकदीर सही है, दिमाग काम किया, फॉर्मूला याद रहा, तो फॉर्मूला भी दुनिया में बना के रखा जाता है। ठीक है, कितने लोग बताएंगे अगर इसकी x1 y1 की, अब रिवाइज करा दे रहा हूं, अगर इमेज बतानी है, दैट इज आपको x1 डैश और y1 डैश बताना है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपने आप में फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने आप में फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। मेरे को ये निकाल लेना चाहिए, ये निकाल लो। और ये कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, ये अपने आप में इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ गिवन लाइन, और जो लाइन के अराउंड इमेज निकालनी है उस लाइन की, एंड परपेंडिकुलर लाइन, और दोनों की इक्वेशन में निकाल सकता हूं, गिवन लाइन और परपेंडिकुलर लाइन दोनों की इक्वेशन निकाल लूंगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, x माइनस x1, जो भी पॉइंट है उसको आगे x में से घटाओ, और x के टाइम में x कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड करो, y के टाइम जो y कोऑर्डिनेट को घटाओ तो y के कोफिशिएंट को नीचे रखो, फिर लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पिला दो, एंड अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, -2 कर दो। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो मेरा कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अराउंड इमेज आप सोच लोगे, ओरिजिन के अराउंड आप इमेज सोच लोगे, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड मैं बोलता हूं, अगर ये x1 y1 है तो इसके अराउंड जो इमेज होगी इसमें y1 x1 हो जाएगा, पलट जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओरिजिन के अराउंड सोचो, अगर ये ओरिजिन के अराउंड x1 y1 है, मैं ओरिजिन को मिरर मान चुका, मेरी मिरर बहुत छोटी है, ये है, तो कितने लोग बताएंगे ये -x1 y1 हो जाएगा, सेम दूरी पे होगा ना। ठीक है, और x एक्सिस का अराउंड दे रहा हूं तो ये x1 y1 है, अब की बार मेरा मिरर x एक्सिस है तो इमेज कहीं इधर बनेगी, अरे मिरर के पीछे बनती है ना, इधर थोड़ी बनती है, तो ये कहीं x अब अभी भी पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव हो गया। चले आगे मूव कर जाता हूं। ये क्वेश्चन, कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट का मतलब होता है, कोलिनियर से याद रखना, कोलिनियर कोन करंट, कोन करंट पढ़ना। ठीक है, मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जाए, बहुत सारी लाइनें, तो इन सभी लाइनों को आपस में बोलते हैं कंकरेंट। कोइंसिडेंस माने हो गया सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर है, वो कोइंसिडेंस, वो समझ में भी आता है, कोइंसिडेंस का मतलब समझ में भी आता है, लेकिन कंकरेंट भूल जाता है बच्चा। उसका मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, तो सभी लाइनों को बोला तुम दोनों सभी एक दूसरे के कंकरेंट हो। क्यों? क्योंकि तुम सभी एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो। अच्छा सर, करेंगे क्या ये बताइए, मुद्दे की बात बताइए। इस टाइम पकड़ेंगे डिटर्मिनेंट वाले डब्बे को, मॉड वाले डब्बे को नहीं, इक्वल टू 0 के आगे रख देंगे। ठीक है, और इतना सा काम जब कर रहे होंगे तो x के कोफिशिएंट को पहले रो में, पहले लाइन के सारे कोफिशिएंट को रखेंगे, तो लैम्डा है, फिर देखो तो साइन अल्फा है, और फिर देखो तो कॉस अल्फा है। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट को रख दिया। ठीक है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को रख दिया। ठीक है, दूसरे रो में क्या मैं दूसरे को रख दूं तो 1, x का कोफिशिएंट 1 है ना, और यहां देखो तो cos अल्फा है, और यहां देखो तो sin अल्फा। 4 लाइन आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि 4 वाला आप डिटरमिनेंट पढ़े ही नहीं हो, वो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि जब 4 रो हो तो डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, अभी 12th के सिलेबस में वो नहीं है। ओके, तो आप बिल्कुल मत घबराना कि कल को 4 लाइन दे दिया तो। यहां पे देखो तो -1, यहां पे देखो तो साइन अल्फा, और यहां पे देखो तो माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। डिटरमिनेंट खोलना पड़ेगा आपको, लैम्डा की बिलोंगिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी। चलिए ये मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। क्या यहाँ पे लैम्डा को पकड़ूंगा, अगर मैंने लैम्डा को पकड़ा तो अंदर मेरा सामान क्या रह जाएगा, क्या कॉस अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा यहां देखूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। कितने लोगों को दिख गया कि यहां से माइनस कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, वो दुनिया को 1 दिखेगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं, यहां देखा तो माइनस का साइन अल्फा खुला, डब्बे में बताना क्या होगा, क्या मैंने इसको कवर कर दिया, यहां से देखा तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, और यहां से दूंगा तो माइनस में साइन अल्फा, तो प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के साथ खुलेगा ये कॉस अल्फा। डिटरमिनेंट खोलने आपको आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कॉस अल्फा, फिर डब्बे के अंदर क्या फिट होगा देखना, डब्बे के अंदर फिट कर रहा हूं, साइन अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई साइन अल्फा होती है। ठीक है, और कॉस अल्फा की -1 से मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा होगी, माइनस फॉर्मूले का, तो प्लस का कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप संभाल लेना। अब आइए इधर बात करते हैं। इधर क्या यहां पे सिर्फ माइनस लैम्डा लिख दूं, अरे ये 1 हो गया, माइनस बाहर निकलते हैं,
माइनस में इधर के इलाके में देखो तो प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मेरे को नजर आ गया, ठीक है। यहां पे देखो तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा दिख गया मेरे को, अरे साइन अल्फा और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई। अच्छा, प्लस में इधर फिर से मेरे को कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दिख ही गया, ओके, और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा भी दिख गया, इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को दिखा यहाँ पे माइनस लैम्डा अभी भी अपने जगह से हिलेगा भी नहीं, लेकिन तब तक जिसको दिखा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहां दिखा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहां भी दिख गया, फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सिंपल सा हो जाएगा प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहां देखो तो लिखा है प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री को बुलाओ, नहीं पढ़े होगे तो नहीं कर पाओगे। सोचो इस एक क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन भी ले लिया, डिटरमिनेंट भी ले लिया और आपको ट्रिग्नोमेट्री भी ले लिया, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ देगा, तो 4 टॉपिक आपस में मिक्स है, या यूं बोलो 3 चैप्टर मिक्स है। ऐसे क्वेश्चन ही आजकल के ट्रेंड है, आजकल के एग्जाम का यही ट्रेंड है, ऐसे ही क्वेश्चन को पकड़ती है आजकल की एग्जाम, जिसमें 3-4 चैप्टर का मिक्सर हो, ताकि मैं 3-4 चैप्टर को एक बार बच्चे से पूछ लूं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ना पूछूं मैं, एक ही क्वेश्चन को 4 चैप्टर मिला के पूछ दूं, तो मैं पता कर लूंगा क्या तूने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, छोड़ के तो नहीं आया, क्या तूने डिटरमिनेंट पढ़ा है, छोड़ के तो नहीं आया, क्या तूने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, छोड़ के तो नहीं आई। इसलिए सब पढ़ना है, सब कुछ भी नहीं छोड़ना। जो बच्चे सोच रहे सर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अरे पढ़ना तो नहीं तो कैसे कर पाओगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है। माइनस लैम्डा अभी भी रहा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट साइन 2 अल्फा का है, नहीं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में याद करने का तरीका भी सिखाया था। ये cos 2 अल्फा का है, ओके, इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से मुझे दिख गया लैम्डा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस में cos 2 अल्फा। लेकिन वो आपसे अल्फा की वैल्यू नहीं पूछा था, लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछा था, वो पूछा था लैम्डा बिलोंग्स टू बताइए। तो कितने लोगों को पता है आपको इसको बताना है बिलोंग्स टू, मैंने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये तो सर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, जहां थीटा की जगह 2 अल्फा है। हाँ, अंदर का थीटा सेम होता है, तो अंडर दी रूट में जो बिलोंगिंग वैल्यू होती है वो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर दी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है, ये मैंने सिखा रखा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के टाइम में सिखा रखा है, ठीक है। तो -1 और 1 कहीं -√2 से लेके √2 तक हो गई, तो लैम्डा बिलोंगिंग्स टू ये। लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन 3 ही हो सकती है, या तो वो लाइन के ऊपर हो, जिस टाइम लाइन के ऊपर होगा सुनना डायलॉग मेरा, ax प्लस में by प्लस में c लाइन तो देगा ना आपको। जिस दिन आपने पॉइंट को लाइन में खिलाया, पॉइंट को लाइन में खिलाने के बाद इसका कुछ नाम दे देते हैं अपन s, ठीक है, s नाम दे दिया। यही क्यों दिया, यही दिया जाता है, किताबों में भी आपको यही दिखेगा। अगर मैंने पॉइंट को इसके अंदर खिलाया और मेरा पॉइंट ऊपर है, तो पॉइंट को खिलाने के बाद इक्वेशन को बोलते हैं S1। मैंने पॉइंट को खिला दिया, मैंने पॉइंट को इक्वेशन में खिला दिया, अगर वो ऊपर है ना तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अच्छा, और अगर सर पॉइंट नीचे है, तो जिस दिन मैं पॉइंट को खिलाऊंगा, मैं खिला को दुनिया के बोलूंगा कि लेस देन 0, सॉरी, अगर नीचे है तो मैं बोलूंगा तुम्हारा S1 बोल देता हूं ना, S2 क्यों बोल रहा हूं, S1 वही पॉइंट है जो मेरा नीचे है। अगर लाइन के नीचे है तो मैं पॉइंट को लाइन में खिलाऊंगा और लेस देन 0 बता दूंगा। सर एक बच्चे ने बोला सर कल को अगर लाइन पे ही आ गई तो एक समझदार बच्चा समझ गया उस दिन S1 की वैल्यू 0 होगी। S1 क्या है, मैंने पॉइंट को लाइन में खिला दिया, ठीक है। तो S1 कहीं अपने आप में आप बोलना चाह रहे हो सर ax1 प्लस में by1 प्लस में c इक्वल टू 0 है। हाँ, इस टाइम मैंने x1 और y1 को खिला दिया, ठीक है, लाइन में, तो s मेरी S1 बन गई। ओके, चले अगले बात करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट के ऊपर बात कर देगा, और 2 पॉइंट को लेकर 2 ही केस हो सकता है। एक तो अगर दोनों पॉइंट सोचो लाइन पे ही हो गए तब तो दोनों ही 0 देंगे, लेकिन अगर एक पॉइंट मेरा अपोजिट साइड में, मैंने एक ऊपर है और एक नीचे है, तो सोचो ये S1 करवा रहा होगा और ग्रेटर देन 0 अपने आप को बुलवा रहा होगा, ये S2 करवा रहा होगा और लेस देन 0 बुलवा रहा होगा। लेकिन जिस दिन दुनिया S1 और S2 को पकड़ेगी, क्या बोलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर नेगेटिव ही हुए हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर दोनों सर सेम साइड हो गए तो ये भी रखवा के S1 ग्रेटर देन 0 बोल रही होगी, ये भी रखवा के S2 ग्रेटर देन 0 बोल रही होगी। अब एक बच्चे ने बोला सर सेम साइड बोला, कहां बोला, ऊपर, मतलब कल को नीचे भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये जब नीचे होगा तो S1 लेस देन 0 करवा रहा होगा।
हाँ, ये जब नीचे होगा तो S2 लेस देन 0 भी करवा रहा होगा। या तो मेरा ये सेट पॉसिबल है, या तो मेरा ये सेट पॉसिबल है, और दोनों बोला सेम साइड रहना, तो दोनों लाइन के ऊपर होंगी तभी सेम साइड बोलेगी दुनिया। अगर कल को लाइन के नीचे हुई दोनों तब भी सेम साइड बोली जाएगी। लेकिन अगर दोनों को मैं कंबाइन लेता हूं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव हुई है, और गलती से नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव हुई है। तो मैं दुनिया को बोल सकता हूं अगर सेम साइड है ना तो S1 और S2 की मल्टीप्लाई कर दो, वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो अपोजिट साइड है पॉइंट तो लेस देन 0 दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और अगर सेम साइड है तो ग्रेटर देन 0 दोनों की मल्टीप्लिकेशन। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, फिर क्लास को एंड कर देंगे। बोला ए और ए स्क्वायर एक पॉइंट है जो कि लाई कर रही है एंगल मेड बाय दिस। अब एंगल मेड बाय माने आप आगे चल के पढ़ोगे सर्कल में या पैराबोला में, जब अगला अपन कर्व सीख रहे होंगे तब देखेंगे एंगल मेड बाय किसी भी कर्व का जो एंगल बनाता है ना वो उसका टेंजेंट बनाता है। ठीक है, उसका टेंजेंट बनाता है एंगल, उससे अपन को मतलब नहीं, वो आगे सीखेंगे। एंड y इज इक्वल टू 3x, माने y इज इक्वल टू 3x, और इसके टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो दोनों के बीच में मेरा पॉइंट है। मैं सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बना देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कहीं ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, लेकिन बनाने के लिए अभी यही सही बना रहा हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x कहीं मेरा ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 3x कहीं ऐसा दिखेगा। हाँ, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी ठीक ही था, ऐसा दिखेगा। इन दोनों के बीच में कहीं मेरा पॉइंट है, तो कहीं पॉइंट मेरा यहां पे है। अगर पॉइंट बीच में है ना तो सर पढ़ के तो गए थे सेम साइड अपोजिट साइड, ये क्या पूछ दिया, कॉन्सेप्ट तो पता है वो तो नहीं भूले। अगर बीच में तो किसके नीचे ये बताओ, क्या लाइन के नीचे है? हाँ, तो जिस दिन मैं लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को रखूंगा उस टाइम मेरे को क्या लाइन के नीचे है तो लेस देन 0 मिल रहा होगा। हाँ, और जिस दिन मैं कर्व में, जो मेरा कर्व दिया है चूंकि कर्व के ऊपर है, तो कर्व में जिस दिन पॉइंट को रखूंगा उस दिन दुनिया को ग्रेटर देन 0 दिखा रहा हूंगा। कॉन्सेप्ट मत भूलना, ऊपर हुआ तो लेस देन 0, नीचे हुआ सॉरी ऊपर हुआ तो ग्रेटर देन 0, नीचे रहा तो लेस देन 0। तो ये लाइन में पॉइंट को रखते हैं। अच्छा, कितने लोग पता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो लाइन को पॉइंट में रखते हैं। अगर लाइन को पॉइंट में रखता है तो लाइन क्या, y इज इक्वल टू 3x, पॉइंट क्या है मेरा a और a स्क्वायर, तो x की जगह y माइनस 3x है, तो y की जगह a स्क्वायर रखना है, तो a स्क्वायर माइनस में 3 है। ठीक है, ये लाइन में मैंने रख दिया पॉइंट को। मल्टीप्लीकेशन कर्व में रखने जा रहा हूं, कर्व मेरी क्या है, कर्व है मेरी 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो है मेरी कर्व। अरे मैं सारे सामान को एक साइड लेते गया तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मैं a x की जगह a रखूंगा तो मेरे को कहीं दिखेगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, यही दिखेगा ना मेरे को। ठीक है, और इसको करना है लेस देन 0, क्योंकि इसने बनाया लेस देन 0, इसने बनाया ग्रेटर देन 0, दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0। यहां से मेरे को नजर आया a स्क्वायर माइनस 3 है, और यहां से केवल नजर आया a स्क्वायर लेस देन 0। कितने लोगों को पता है ये, अगर मैं पूरे पार्टी से a स्क्वायर को कहीं कॉमन, सॉरी a को कॉमन ले लूं, a को कॉमन लिया क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं बीच में a को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ ब्रैकेट में कहीं मुझे a दिखेगा। हाँ, और यहाँ के ब्रैकेट में कहीं मुझे a माइनस 3 दिखना चाहिए लेस देन 0। ठीक है, तो इसका क्या करूं, इन दोनों को पकड़ूं तो कहीं हो गया a और a माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, तो इसकी बात मानी जाएगी। तो a बिलोंग्स टू, अरे मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 और 3, अरे यहां से तो आपको इनइक्वालिटी में सिखाया था मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0,3, और फिर आपको डायरेक्ट सिखाया था कि तीर फंक्शन की तरफ तो फंक्शन छुपेगा, मतलब a की बिलोंगिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू नहीं तो 0 से 3 अपनी वैल्यूज में छुप गया। मैंने आपको इनइक्वालिटी में सिखाया, तो इनइक्वालिटी भी आ गया। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लास्ट टॉपिक कर रहा देता हूं, लास्ट टॉपिक आज का। तो एक टॉपिक और रह जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ लाइन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ में वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, 30 से 40 मिनट लेगा। तो रेस्ट ऑफ द क्लास में क्या करेंगे, सर्कल स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास से जब मिलेंगे तो सर्कल पे भी बातें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दिखाता हूं आपको। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, दो लाइनें आपस में भिड़ी। ठीक है, अगर दो लाइनें आपस में भिड़ी तो सोचना ये एक लाइन गई इनको काटती हुई, बराबर हिस्सों में काट दी,
ठीक है, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। अब एक बच्चों को पता चला ये तो वर्टिकली काटा, हाँ सर्कल को हॉरिजेंटली भी तो काट सकता है, हाँ तो ये भी मेरा एंगल बाइसेक्टर है, हाँ। तो अब जाके एक बच्चों को सलाह, अच्छा दो एंगल बाइसेक्टर होगा, हाँ दो एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा सर दो एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे कैसे, ये बताओ मेरे को, इक्वेशन इसकी कैसे लिखेंगे? तो मतलब दो इक्वेशन आएगी मेरे को, अगर कल को पूछ दिया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बता दो, दो इक्वेशन आएगी, हाँ। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस पे पाया हुआ कोई सा भी पॉइंट की दूरी इस लाइन से और इस लाइन से बराबर होगी। अगर ये P1 है और अगर ये P2 है, तो मार्केट बोलेगी P1 इज इक्वल टू P2, दुनिया में P1 इज इक्वल टू P2 दिखाया जाएगा। मतलब सर कोई भी पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर पे होगी, ये आप खुद से लिख लेना नोट्स में, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इतनी सारी मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स में, इतना सब नहीं लिखूंगा। अगर एंगल बाइसेक्टर में कोई सा भी पॉइंट है, उसकी पहले लाइन से दूरी और दूसरे लाइन से दूरी बराबर होगी, माने P1 ये बराबर होगा, हाँ सर इधर चलते हैं और इधर चलते हैं तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, हाँ। P1 कैसे निकालूं? अरे अभी सीखा, इस पॉइंट को इस लाइन से कैसे निकालूंगा? अगर मैं आपसे P1 पूछूं, P1 इज इक्वल टू P2 कर रहा हूं, तो P1 पूछूं तो क्या लाइन के अंदर x1 पॉइंट तो अपना सेम है ना, पॉइंट तो लेट से x1 y1 है, तो क्या लाइन के अंदर x1 y1 को खिला दूं प्लस में C1 डब्बे के अंदर अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या दोनों लाइन की इक्वेशन अलग अलग होंगी? अरे दोनों लाइन सेम थोड़ी होगी, तो मैं इधर लिखूंगा डब्बे में, यहां से लिख दूं आपको p लिख देता हूं, p x1 प्लस में q y1 प्लस में c2 अपॉन में अंडर द रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। जिस दिन डब्बा हटाओगे, डब्बा से डब्बा काट मत देना, ठीक है, इधर प्लस माइनस दिखेगा, डब्बा डिलीट होगा, मैं इधर लिख देता हूं, व्हेन वी रिमूव मॉडुलस, जब मॉडुलस रिमूव करोगे, देन पुट प्लस माइनस ओनली वन साइड, ये नहीं कि दोनों साइड प्लस माइनस लगाया और प्लस माइनस डिलीट कर दिया, नहीं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, आज आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया स्ट्रेट लाइन में, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपन सर्कल स्टार्ट कर देंगे, साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब दो स्ट्रेट लाइन मिलती है तो उसकी इक्वेशन साथ में कैसे लिखी जाती है, और वहीं से कहीं ना कहीं सर्कल की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन भी लिखनी स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सर्कल पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत लेंदी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन 12th के पोर्शन पे स्टार्ट कर देंगे, दैट इज आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल पे पहली बार होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दोगे, अगर आपने अभी तक हमारा प्रैक्टिस मटेरियल का एनरोलमेंट नहीं दिया, किसी पार्टिकुलर बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट का मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जल्दी जाके इनरोल हो जाओ, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है, आपके WBSI में बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।